बताइए। और मेन कौन काम कुछ नहीं, मैं आपसे ये पूछूं, यहाँ पे हमारे पास है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वुमेन का और मैन का। आप इसमें से कौन से काम विमेन्स वाले जो है वो करते हैं, मैन भी करते हैं और मैन वाले काम विमेन्स करते हैं। इसमें से वॉशिंग डिशेस एक्चुअल में किसका काम है? विमेन्स का काम है। मेंस करते हैं, करते ही करते हैं। ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं। हम सोशली देखें तो, इंडिविजुअली ना देखें, मतलब हम एक मास लेवल पे देखें तो वुमेन ज्यादा करते हैं मास लेवल पे। हम सर ग्रोसरी शॉपिंग की बात कर रहे हैं। मेल का इसमें ज्यादा मेल डोमिनेट ही होता है। जैसे कि अगर हम वॉशिंग डिशेस देखें तो ये फीमेल डोमिनेंट वाला पार्ट हो जाता है। यहाँ पे मास लेवल पे देखें तो फीमेल ज्यादा इस काम को करती है। ग्रोसरी शॉपिंग की बात करें तो घरेलू सामान जो है, किराने का सामान, ये ज्यादातर जो है मर्द लोगों का ही काम होता है। उसके बाद है ये स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, ये भी लगभग फीमेल डोमिनेंट वर्क है, ये भी है ना। वॉशिंग क्लॉथ्स फीमेल वर्क, ये भी ज्यादातर फीमेल का ही पार्ट है। मास लेवल पे हम लोग जाएंगे तब इंडिविजुअली इसमें कभी मत देखिए। उसके बाद सर्विंग मील्स, गोइंग ऑफिस भी है सर नहीं करती मालिश एक पॉइंट नहीं करती है सर्विंग में गोइंग सर्विंग मील्स की बात कर रहे हैं। गोइंग टू ऑफिस मेल डोमिनेंट है ज्यादातर। मर्दों को आप देखिएगा कि वर्किंग है, फीमेल पार्ट्स जो है बहुत सारा अभी भी हाउसवाइफ रेशियो में कम है। हां, गोइंग टू स्कूल कॉलेज इक्वल है, दोनों का पार्ट, दोनों जाते हैं। कुकिंग, महिलाएं लेकिन महिलाएं कभी आप देखते हैं कि भोज वगैरह होता है तो मर्द भी करते हैं, बड़ा बड़ा होटल वगैरह है, शादी वगैरह है, हम देखते हैं। तो ये भी फीमेल का ही पार्ट है ज्यादातर पार्ट। केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, मदर, मतलब ये भी फीमेल डोमिनेटेड पार्ट है। इसके बाद क्या है? एनी अदर केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, एनी अदर में देखते हैं तो ये क्या है? रीजन नहीं करता हूं, रीजन किस मींस है सर? आप क्या पसंद करते हैं? हाँ, सही बात है। एनी अदर रीजन में आप क्या पसंद करते हैं? जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक, ये ज्यादा पुरुष करते हैं या ज्यादा महिला? ये वहाँ यहाँ पे ये है, ज्यादातर महिलाओं का है या पुरुषों का है? तो इसमें बताइए थोड़ा सा सोच कर। आप अगर खाली समय में रहते हैं, खाली समय में हैं, तो गाने सुनने का काम महिलाएं ज्यादा करती हैं या पुरुष ज्यादा करते हैं? महिलाएं। एक्टिविटी पुरुष से ही पूछ लेते हैं। लास्ट, अभी तो छुट्टी है, अभी कुछ दिन से छुट्टी रहा है। लास्ट संडे को छुट्टी था आपका, गाना सुने थे? कितना देर सुने होंगे? एक और कर सकते हैं कौन सा गाना सुन रहे थे? मूवी देख रहे थे आप, गाना नहीं सुन रहे थे। आप सर? टीवी देख रहे थे। आप सुने थे सर? आप सर? आप जी भजन सुन रहे थे? खाली टाइम पे भजन सुनते हैं। आप सर? आप लोगों में चलिए मैं आता हूँ, मैं मुद्दे पे आता हूँ। महिलाओं के साथ इसलिए होता है कि हम पुरुष ना ज्यादातर वर्क में घिरे हुए रहते हैं। एज ए टीचर अगर हमारे साथ देखा जाए तो हम निकले, सुबह स्कूल आए, सुबह इतना टाइम नहीं रहता कि हम बैठ के गाना सुने, नहीं रहता है। और लीजर सर, लीजर की बात कर रहे हैं हम, उसी में लीजर निकाल रहे हैं सर, उसी में लीजर निकाल रहे हैं हम। गाना बैठ के सुने नहीं होता है, हमारा शेड्यूल ही इतना टाइट रहता है कि गाना सुनने का समय नहीं रहता है। लेकिन महिलाओं के साथ क्या रहता है? अच्छा तैयार हो रही है, किचन में तैयार हो रही है, गाना बजा रही है, मतलब वो खाना वगैरह बना रही है,
घर में भी हैं, गाना सुन रहे हैं, रिलैक्स है, बच्चे के साथ है, बच्चे को भी थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए क्या करते हैं ना, गाना बजा दिए। हम आप उतना नहीं करते, एक्सेप्ट करें कुछ चीजों को, होता है ऐसा, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद प्लेइंग स्पोर्ट, तो ये मेल पार्ट है, वॉचिंग टीवी फीमेल पार्ट। नहीं सर हम आपसे नहीं होगा सर, सीरियल खतरनाक होते हैं। मुंडी यहाँ से यहाँ होने में ना एक हफ्ता गुजर जाता है। हम आपका पैसेंस नहीं है कि हम आप बैठ करके देखते रहे, हम आपसे संभव ही नहीं है। सीरियल टीवी पे इतने खतरनाक होते हैं कि एक महिला है, वो शादी की, उसका बेटा हुआ, उसकी बेटी हुई, वो शादी कर रही, फिर वो शादी कर रही जिसने शादी की थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? शादी के बाद की रिश्ता क्या कहलाता है? घर बर्बाद हो, घर टूटे हो, उससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मीटिंग फ्रेंड्स मेल डोमिनेटेड पार्टी, मेल डोमिनेट नहीं कहे लेकिन मेल का पार्टी है, महिलाएं भी करती हैं, ऐसा नहीं है, खुद मिलते जुलते हैं, किटी पार्टी होती है। नहीं सर, नेक्स्ट वॉचिंग अ मूवी, वो दोनों कर रहे हैं। 50% रंगोली है कि चलिए आगे एक एक्टिविटी है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए कौन करेंगे इसको, हम लोग यहाँ पे बस ये देखते हैं कि ये डोमिनेट, ये जो पार्ट है ना, इसको देखते हैं। गाना आप लोगों ने सुना ही होगा, गाना सुना होगा, कौन आएंगे? सर ब्रिटिश से बहुत अच्छा गाना है। जादू तेरी नजर, बस एक मुखड़ा देना है, एक महिला, एक महिला एक फीमेल भी तो आना है, इसके बाद एक फीमेल को भी तो आना है। हम नहीं गाना, एक जादू तेरी नजर है, आपको नहीं गाना है। क्लास करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत सारे नहीं वो गला साफ कर रहे हैं सर। प्लीज हम लोग ना इसको देखते हैं, फिर आगे हाँ वो होगा तेरी नजर तेरी सुन लेते गाना, गाना का बोल वही है, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तुम्हें मेरी की रखा। ये गाना कोई ये आपका एक जो बुरा होगा कोई आएगी नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है जो बताएंगे। फीमेल में कौन आएंगे, तभी से ये गाएंगे उसको देख ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, एक एक्ट है। ये एक्चुअल में बताएं, मैं बताऊं सर, थोड़ा सा बदलाव लग गया ना। अभी जस्ट हम लोग भेज रहे थे विदेश पढ़ाई के लिए लड़कियों, सर बात कड़वा है, प्लीज बात कड़वा है लेकिन सच्चाई है। हम टीचर की गरिमा को नहीं दिखा, हम कहीं से टीचर की गरिमा को नहीं दिखा रहे कि हम टीचर, हम बच्चे से भी बेकार। इतना हल्ला
बच्चा भी अपने क्लास में नहीं करता है। जितना अभी हम जो बच्चे नहीं हैं हम लोग सर, जितना हम लोग करने लगते हैं नहीं सर, हम पीसफुली माना कि ठीक है, लेकिन मान लिए हम लोग सर, हमारे साथ हमारे बहुत सीनियर टीचर है। मैं सर रंजन सर को देख के काफी इंस्पायर होता हूँ। मैं कल से देख रहा हूँ सर को, सर है कहाँ कहीं जहाँ पे उनको बोलना है आराम से वो सुन रहे हैं, जहाँ बोलना है वही बोलते हैं, कोई डिस्कशन नहीं। नॉलेज की कमी नहीं है सर के पास, लेकिन वही बोल रहे हैं जहाँ पे उनको बोलने की जरूरत है। चिल्लम चिल्ली नहीं मचाने की जरूरत है ना सर। इतना हम चिल्लम चिल्ली मचाएंगे तो फिर हम काहे का टीचर है? हम ट्रेनिंग लेने क्यों के आए हैं? देखिए आई बात कहिए सर, ये मुखरा है भाई, हमारे घर पर एक बात नहीं कहेंगे। उसके बाद कहिए कोई महिला में आएंगी, अदरवाइज मुझे क्या है? आइए हमारे ये बोलना आपका है भाई, जादू तेरी नजर तेरा बदन वहाँ कर करना बीच में पानी दिया एक गाना था, जहाँ पे मुझे गाना था, जहाँ मुझे गाना था वहाँ गाना क्या गया गाना गवाना है। सर एक्टिंग की बात की जाए ना तो कल हम लोगों ने एक्टिंग की थी। यस, एक्टिंग आप देखा मैंने किया। तेरी नजर तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। बहुत बढ़िया, थैंक यू आप लोगों का आने के लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या ये गाना जेंडर वाइज है? नहीं, ये गाना जेंडर वाइज है गाना सर प्लीज, अब जो मेरा क्वेश्चन है उस पे आते हैं। क्या ये गाना जेंडर वाइज है क्या? नहीं, जेंडर वाइज है। किस पे फरमाया गया है? तो एक मिनट हम जैसे बोलते हैं कि जादू तेरी नजर खुशबू तेरी बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। मैं यहाँ अगर मान लीजिए जेंडर बेस नहीं रहता, पुरुष को अगर हम बोलते कि जादू तो हम यहाँ क्या बोलते, जादू तेरा नजर, ठीक है, तेरी नजर नहीं बोलते हैं, तेरा एग्जैक्टली चलिए तो ज्यादा नहीं घूमेंगे। मेरे ख्याल से गाने का बोल ये होना चाहिए, जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तुम्हें ये हक है तेरा, तू हाँ ये हक है तेरी किरण, मतलब यस, ये हक है तेरा किरण। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम मर्द हैं, जादू तेरी प्रॉपर्टी बना ली। हम कह रहे हैं जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। हम मान लिए जबरदस्ती है ना? तो ये है। अब गाना चेंज होगा कि ऐसे होगा? देखिए ये मनफी है, गाना चेंज होगा, उसका बोल ऐसा होगा। अब बस ये दिखाना था कि थोड़ा सा ऐसा भी गाने के थ्रू भी, मतलब बॉलीवुड के थ्रू भी जो है ना, मतलब जेंडर इक्वलिटी की जो अगर देखी जाए तो जेंडर इक्वलिटी जो है वहां से भी जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, जिससे कि ये डिस्क्रिमिनेशन फैलता है लोगों के बीच। इस तरह की जो बातें आती हैं, हम यहाँ से भी इंस्पायर होते हैं। नहीं, आगे हम चलते हैं, कोई करेंगे आइए कोई काम नहीं। हाँ, आगे कोई काम नहीं। जी सर, केस स्टडी आइए सर, जाइए वहां देखते हैं। गणेश सर प्लीज कम। वहाँ जाइए सर, यहाँ देख रहे हैं, चश्मा लेके आ।
सवाल यहाँ कुछ नहीं होगा। इधर घूम के थोड़ा सा जोर से जोर से बताइए, फिर आपको पूरा दूर क्या सर ठीक है क्या आंसर कर रहे हैं उसके बाद क्लास में देखिए भाई बात सर ऐसा पढ़िए कि और लोगों को भी बहुत क्लियर हो जाए। हमारी बात नहीं ना ना बताओ। Sony and Arun both studied class 9. One day, two older boys passed comments on Sony's physical appearance and tried to touch her. She told them that they should stop such behavior. They laughed and continued passing comments whenever they saw her in the school corridor. Another day, the same boys pushed Arun and laughed at him, saying he is too short and still has to learn how to be a man. Arun told them to stop such behavior. Some classmates, girls and boys, saw both the incidents but did not do anything, although they felt bad for Sony and Arun. So here are some questions I think. देखिए इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सोनी, अरुण ये सब जो है सो मतलब 9th में है और एक दिन कुछ ओल्डर बॉयज जो है मतलब ओल्डर बॉयज का मतलब सीनियर बच्चे होंगे है ना, उन्होंने क्या किया कि वो सोनी के ऊपर उसके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। हम आए दिन देखते हैं हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, बच्चे करते हैं कमेंट्स करना शुरू करते हैं और फिर कमेंट्स और वो इसके लिए क्या होता है कि उसके बिहेवियर के लेकर के वो मना भी करती है, बच्चे उनके ऊपर हंसते भी है कि होता है कब लड़की अगर इस तरह से मतलब उसके साथ होता है तो वो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि कुछ तो चलो ठीक है ऐसा ही है, लेकिन कुछ उसको प्रोटेस्ट भी करते हैं नहीं ये गलत है, लोग बच्चे हंसने भी लगते हैं अच्छा अरे देखते हैं बहुत ये वो है। उसके बाद जब भी वो मतलब वहां से गुजर रही है कॉरिडोर से है कहीं भी है लड़के का वही खान चल रहा है, उसी पे फिर एक लड़का अरुण के साथ भी ऐसा ही होता है, बच्चे खेल देते हैं उसको धक्का मार दिया है ना, उसको ठिगना करके चिढ़ाना तेरा हाइट तो बहुत कम है तू भुट्टा है पुराना ठिकाना उसके साथ होने लगता है। तो इस तरह से कई मतलब है इंसिडेंट क्लासेस में होते रहते हैं, बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे देख भी रहे चुप हैं कुछ बोल नहीं पाते गिल्ट भी फील करते हैं। क्वेश्चन है यू आर सोनी व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप दैट यू कैन टेक टू एड्रेस दिस इशू। तो ये मुझे बताना है। आप बता सकते हैं और लोग बता सकते हैं। You are Sony, what are the अगर if I am Sony तो हम तो पहले उसको समझा देंगे प्यार से बच्चे देख ये गलत है सर वो पहला सर वो सीनियर बच्चे फिर भी समझाएंगे उसको पहले अपने लेवल से समझा देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ देखिए मैं बोल लूँ उसके बाद आप एक मिनट सर मैं क्या कर रहा हूँ सोच लीजिए पहले मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, इसमें हम लोगों को बुरा नहीं मानना है, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ आपसे, आपको भी जवाब देना है, आप बीच में बोलेंगे मैं उसमें टोक ही दूंगा ठीक है, बस ये एक क्रॉस क्वेश्चनिंग यहाँ आए हैं तो बोलेंगे आप वही बोल रहे हैं ना तो मैंने उसी में बोल दिया कि मैं सीनियर बॉयज हूँ, मैं काफी सीनियर हूँ। अच्छी बात है सीनियर बॉय हो या जूनियर बॉय हो गलत है तो गलत है। इफ आई एम सोनी मैं उसको बोलूंगा कि ये गलत है। दूसरा बात क्या है कि हम जिस स्कूल से रिलेटेड है उस स्कूल के मैनेजमेंट को इस बात का इंफॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि अगर बात नहीं बन रही है तो हम अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताएंगे। ठीक है फिर अपने पेरेंट्स को बताएंगे अगर वहां से बात नहीं बन रहा है तो बात आएगी पेरेंट्स को बताने के बाद एक्चुअली यही चीज करना होता है कि हम पहले तो उसको जो है वो नो वाला सिस्टम, कई बार बच्चियों के साथ ऐसा होता है जब उनके साथ इस तरह की बुलिंग होती है ना वो डर जाते हैं क्योंकि हम उन्हें पहले से ट्रेन किए हुए नहीं रहते, हम उन्हें ना मोरली इतना बूस्टअप नहीं किए हुए रहते हैं कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चे शर्म के मारे ना कई बार नहीं बोल पाते इन चीजों को। तो बच्चे को आप इतनी ट्रेनिंग जरूर दे दें
कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई बुलिंग हो रही है तो आप सबसे पहले, अगर आप स्कूल में देखिए, कई बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लड़कियां स्कूल में, मैंने कभी बताया था ना कि हरासमेंट, अगर सेक्सुअल हरासमेंट अगर होता है ना तो सबसे ज्यादा स्कूल में होता है और अपने रिलेटिव्स के द्वारा। तो ये है, सच्चाई है ये। तो बच्चे ना इस बात से डरती हैं कि हम टीचर को बोलेंगे ना, डरना नहीं है, मतलब उनको एक, उनके अंदर ये बैठ गया है कि हम टीचर को बोलेंगे, टीचर करते कहां है कुछ। तो उन्हें प्लीज मतलब इस चीज के लिए करें कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले काम अपने पेरेंट्स को इस चीज के बारे में बताएं। बच्चे अपने पेरेंट्स को भी कहने में डरते हैं कि हमारे साथ ना स्कूल में ऐसा कुछ हो रहा है, हमारे साथ स्कूल में बच्चे ना इस तरह से करते हैं। हम आप देखते हैं इस तरह के सिचुएशन आते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तब हमें पता चलता है। अभी हाल फिलहाल में हुआ था ना वो चॉकलेट वाला कुछ था, कुछ इशू आया था। बच्चे घर पे भी कहने से डरते हैं, तो एज अ टीचर हमें ये करना चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ, तो वो सबसे पहले तो अपनी इन चीजों को अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। उनके अंदर ये आदत डालिए कि वो घर पे अपने हर एक मैटर को शेयर करें। तो सिचुएशन जिस तरह का इसमें है, उस सिचुएशन में अगर मैं अब उनकी जगह होता, मैं उसको बाहर देख लेता, करके अपने ग्रुप को, अपने क्लास के लड़कों को तैयार करता, बाहर में उसको तैयार। एज ए टीचर क्या करते सर? एज ए टीचर जब यह समस्या टीचर के पास आता है तो द टीचर शुड आइदर टेक प्रॉपर एक्शन ऑन दैट, और अगर वह चीज उसके समझ से परे है या वो उसका इलाज सही ढंग से नहीं कर पाता, उसका सही ढंग से कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, तो देन ही शुड इन्फॉर्म प्रिंसिपल। जो हायरार्की है उसे मेंटेन करना चाहिए कि चलो बच्चे को ये भी समझाना है, हायरार्की सिस्टम भी समझाना है कि बच्चे कई बार उसके भाग के चले जाते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास। सेकंड है, ये जो सेकंड वाला है कि यू आर और यहां पर दिखाया गया कि उन्होंने चिन्ह क्या करता है, ये रोमन है। तो टीचर का एक यहाँ पे ये भी रोल हो सकता है कि वो अरुण के वैल्यूज को, मोरल वैल्यूज को हाई कर दे, उसको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे दुनिया में जो कम हाइट के लोग हैं और बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे पोस्ट पे हैं। हिटलर सर, वो तो बात की चीज है सर, अभी तो समस्या है, ये दूसरा केस है समस्या तो बच्चा के साथ आता है। नहीं, एक बच्चा नहीं सर, बच्चे को सीनियर बच्चा जूनियर बच्चा को हरास करता है मेंटली, चाहे उसको टीज करता है, चाहे उसको थप्पड़ लगाता है, तो उस समय में हमारे स्कूल में, आप हम जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं, आप भी उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो उस स्कूल में क्या सिचुएशन बनता है? उस 9th का बच्चा अगर 10th का बच्चा अगर किसी 9th के बच्चा को चिढ़ा दिया तो अगले दिन उसको गेट पर घेर करके थपड़ा देता है, मारपीट हो जाता है। ये वास्तविक स्थिति है। इस केस में सर बच्चा जो बदमाशी करने वाला है, एज ए चाइल्ड और एज ए टीचर हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे बाहर क्या होता है। एज ए चाइल्ड साइकोलॉजी बता, क्वेश्चन में है कि यू आर अरुण, मान लीजिए कि आप अरुण हैं, तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू एड्रेस दिस इशू? आप क्या क्या एक्शन लेंगे? आप अरुण हैं, आपके साथ ऐसा स्कूल में हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? हम बोल सकते हैं चलिए ठीक है, सर ने जैसा कहा कि हम तो बाहर फरिया लेना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है सर, हम सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अरुण की मेंटालिटी। अरुण क्या करेगा उस अरुण की मेंटालिटी की बात करते हैं, फिर हम आगे आएंगे। अरुण यही करेगा, बाहर फरिया लेगा, कुछ होगा छोड़ देगा, कहेगा चलो ठीक है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसको झेलते रहते होगा, टीचर को कंप्लेंट करेगा, कुछ कंप्लेन करेंगे, कुछ कंप्लेन करेंगे, आगे चलेंगे कंप्लेन करेंगे, मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, कुछ अपने वहां पे अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे, है ना। तो एज अ टीचर हमें ये करना है कि जब हमारे पास इस तरह के कोई भी बुलिंग केसेस आते हैं तो हमें ना एक्शन जरूर लेना चाहिए।
ये तो एकदम साइंस से जुड़ा हुआ है। न्यूट्रिशन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है, तो बताएंगे न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? पोषण। सर का न्यूट्रिशन हुआ। सर एक क्वेश्चन करूं मैं प्लीज सर। हाउ आर यू सर? क्या जानती? फाइन। फाइन, लिटरली आप फाइन। नो। और कोई कैसे हैं सर आप? कैसे हैं सर आप? फाइन तो नहीं है क्योंकि फाइन सो है। ओके, मिला जुला के ठीक है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि हम लोगों से जब पूछा जाता है ना कि हाउ आर यू सर, तो हम कह देते हैं फाइन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। क्या ये फाइन सच में है और आप इसको कैसे देखते हैं? बाय फिजिकली, बाय मेंटली, बाय सोशली, मेंटली सब कुछ फिट है तब आदमी हेल्दी है। हेल्दी। आपको हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। बिल्कुल। सिर्फ न्यूट्रिशन ले लें हेल्दी हो जाएंगे? ना, उसके क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ तो करना पड़ेगा। डाइजेस्ट भी होना चाहिए। डाइजेस्ट होगा। तो एक न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है? ये हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। कार्बोहाइड्रेट से लेकर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये न्यूट्रिशन आता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है। अच्छा बैलेंस। सर एक और सोशल हेल्थ भी होता है, ये सोशल हेल्थ भी एक होता है। सोशल हेल्थ भी आता है। मुझे थोड़ा सा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में क्या फर्क है बता? बिग फर्क है सर। मैं वही पूछ रहा हूँ क्या क्या है, मैं बता और दूं। आप लोग इस पे डिस्कस करें। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में बोले फिजिकल हेल्थ जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे लड़का है, फिट है, हेल्दी है, हष्ट पुष्ट है, लंबा तगड़ा है, ये हमारा हो गया फिजिकल, जो हम उसको देख सकते हैं, हाथ पैर बढ़िया है। Try to give this narration in English because उसके बाद मेरा मेंटल जो हेल्थ होगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन उस समय कैसी रही होगी। ठीक है, अगर बंदा अगर बाहर से फिट दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मेंटली भी प्रिपेयर और फिट होगा। तो ये इंट्रोडक्शन है ऑब्जेक्टिव ऑफ द then what happened? Objective of models help in developing positive attitudes and enhance knowledge, demonstrate the healthy nutrition and hygiene practice. हम लोग को हेल्प एंड डेवलपिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, हम लोग को अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना होगा, मदद करना होगा। ठीक है, हम इसमें तो हम देख रहे हैं, हम लोग भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। आप जो बोलेंगे सर अभी बोल रहे हैं सर, ये जो है कि हेल्प इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एनहांसिंग नॉलेज टू डेमोंस्ट्रेट हेल्दी न्यूट्रिशन एंड हाइजीनिक प्रैक्टिस। ठीक है, हम यहाँ पे बच्चे के साथ या हम ये जाने कि हेल्दी होना, मेंटली हेल्दी होना, न्यूट्रिशन, इन सब चीजों की मदद से ही आपका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड बना हुआ रहता है। एनहांसिंग नॉलेज एंड डेमोंस्ट्रेट हेल्दी न्यूट्रिशन, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेल्दी रहने के लिए हाइजीनिक प्रैक्टिस बढ़ाना, अपने नॉलेज को हम बढ़ाएंगे और अपनी एटीट्यूड पॉजिटिव रखनी है, जिसके थ्रू आपका न्यूट्रिशन एंड हाइजीनिक प्रैक्टिस जो है इंट्रोड्यूस द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस। वो जो पीरियड होता है ना एडोलसेंस का, उस टाइम पे जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, हमें क्या न्यूट्रिशन की जरूरत है, हमें अपनी देगी। उस एज के बच्चों को किन किन टाइप के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ये देखना सर, ये एक बड़ा इशू है। हम कितने टीचर, खास करके जो मदर टीचर हैं, बच्चों का लंच बॉक्स चेक करें। यस,
मदर नहीं है, आप जस्ट क्यों बोल रहे टीचर मदर टीचर मतलब जो प्री प्राइमरी के टीचर हैं वो चेक करते हैं। तो वहाँ न्यूट्रिशन फ्लेवर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो एकदम डेवलपमेंट वाला एज होता है, वो तो एकदम इतना सेंसिटिव एज होता है ना कि वहाँ हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे को जो बता रहे हैं, वो एक बार उसके दिमाग में गया तो वो काफी लंबे समय तक रहता है। मेरे घर में ही लोग जो है, हम नंदन सर ये सब एक फैमिली से हैं, हमारे घर में मेरी बहन है, अभी 6 साल की है, और उसे ना हिंदी में सिर्फ बाप रे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं फॉरेन वर्ल्ड में रहते, इंडिया में ही रहते, तो उसके साथ ऐसा बनाया गया है माहौल कि मतलब वो सिर्फ इतना आता और अदरवाइज उसको सब वो पटर 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 अंग्रेजी में ही करते हैं। तो हम कितने लोग ऐसा करते हैं कि हम अपने स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनका हम लंच बॉक्स चेक करते हैं, नहीं करते। हम आप सब लोग ग्राउंड पे रहते होंगे, आप देखते होंगे क्लास से ना अचार का आ रहा है। हम कितनी बार बच्चों को बोलते हैं कि बेटा ये चीज नहीं खाना चाहिए, अभी तो तुम्हें ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये सब अनहेल्दी फूड है, नहीं करते। मदर टीचर को तो करना ही करना चाहिए। बात ये होती है ना कि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की, हम यही मान के चलते हैं ये काम स्कूल का है, हमारा काम नहीं। स्कूल ऐसा कुछ करेगा, स्कूल ऐसा कोई सेमिनार करेगा जिसमें बच्चों को बताया जाएगा कि तुमको ये चीज खाना है। अच्छी बात है ना मैम, अच्छी बात है। एज अ मदर टीचर हमें तो ये करना चाहिए कि हमें एक डाइट चार्ट बनाना चाहिए, एक न्यूट्रिशन का चार्ट बनाना चाहिए, और हो सके तो बच्चे की कॉपी में लिख दीजिए। सर बच्चे को ही नहीं, पेरेंट्स को मिलके भी बोल सकते हैं। हाँ, पेरेंट्स को उसकी कॉपी में लिख दीजिए कि देखिए ये सब चीजें हैं, और अगर बच्चा कोई ऐसा अनहाइजीनिक फूड ला रहा है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स को जरूर कहिए कि प्लीज ऐसा खाना मत भेजा करिए। सर हम मास लेवल पे बात करें, हम डीएमपी होली मिशन की बात नहीं करें। डीएमपी होली मिशन में अगर मच्छर काट रहा है तो ये डीएमपी होली मिशन की गलती है। रेयान में मच्छर नहीं काटता है, रेयान इंटरनेशनल में मच्छर नहीं काटता है। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई एंड चैलेंज न्यूट्रिशन डिस्क्रिमिनेशंस एंड द मिथ्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन है, एनहांस द नॉलेज ऑफ द लर्नर टू द कॉजेस, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। चलिए एक एक्टिविटी है, हम ना यहाँ पे कुछ फूड ग्रुप्स बनाए। फूड ग्रुप्स समझ रहे हैं, अनहेल्दी और हेल्दी, मतलब हाइजीनिक एंड अनहाइजीनिक का फटाफट हम लोग अगर कर ले 5 ऐसे कोई भी फूड हैबिट्स को लिख ले जो हमारे लिए हेल्दी है, 5 जाने के लिए। डिस्कस कर हो गया सर। हो गया सर, क्या लिखे सर? आगे से क्या लिखे? पास्ता, वेरी गुड। मैगी, मैगी, अदर नूडल्स, ये सब हेल्दी फूड है क्या? तो बोला पे है ना, हाँ। आधा
ठीक है चाट तुम बोले दीजिए अनहाइजीनिक ना रहे वो अपने हाइजीनिक मिल्क हो गया नूडल्स में आ गया सर। मिल्क चपाती और सब्जी ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स एंड सो ऑन। खिचड़ी तो ये बताइए क्या हम लोग आज के समय में आप अपने घर में अब ये देखते हैं मैक्सिमम घर में पास्ता चाउमीन नूडल्स जो भी आता है वो ज़्यादा बनता है। बीइंग ए गार्जियन बीइंग ए पेरेंट्स बीइंग ए टीचर हम लोग लंच खोलता दिखते हैं क्लास में वो चाउमीन लेके आ गया है कभी हम लोग उसको रोकते हैं यानी ठीक है एक दिन लोग के देखिएगा हाइजीनिक है दाम भी बहुत ये सबसे अच्छा है लंच जो है स्कूल प्रोवाइड करे वो अच्छा हो एक समान लंच रहेगा और शांतिपूर्वक रहेगा बच्चा बहुत ज्यादा कैलोरी नहीं होगा नहीं अगर स्कूल लंच प्रोवाइड करेगी संभव है क्या नहीं सर सरकारी स्कूल में समझ है हो गया नहीं बात हम करें वहाँ पे सरकारी स्कूल का प्राइवेट स्कूल का तो दूसरा स्कूल है बोले ये ना दे ठीक है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन वैल्यू का अगर यहाँ पे पूरा आइटम ग्रेन व्हीट राइस ब्रिंजल मिल्स रागी से ये आपको क्या हो जाएगा एनर्जी गिविंग फूड जो कार्बोहाइड्रेट होगा एंड फैट में फैट्स जो मीठा खाते हैं पल्स ये आपका ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग फूड हो जाएगा। नट है डेयरी प्रोडक्ट में क्या दही है दूध है पनीर है एक्सेट्रा एंड वेजिटेबल्स में What is the difference between yogurt and curd? yoga and Yogurt and curd. both are same both are same ये रखा हुआ था ये योगर्ट का पनीर वाला गुड हम देखें सबसे ज्यादा सीरियस ग्राउंड देख सबसे ज्यादा आने वाला होगा हम सीरियस करेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स का नाम क्या क्या हो सकता है राइस शुगर और चॉकलेट चॉकलेट क्यों यस सर पता है अब चॉकलेट क्रीम वाला चॉकलेट नहीं अगर बहुत दाम चॉकलेट नहीं गाँव में आटा शुगर पोटैटो क्या हम चॉकलेट एनर्जी गिविंग फूड में चॉकलेट है तो एक जिम्नास्ट को बोले कि तुम जो है तो चॉकलेट इंसिडेंट कुछ समय के लिए किया लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर मान लिया जाए अगर चॉकलेट खाते हैं खाना खा रहे हैं खाना में आपका फूड जो ले रहे हैं और फैट कंटेंट ज्यादा है तब तो लाइक ऑक्सीजन लगेगा लाइक ऑक्सीजन आगे बढ़ी फूड पिरामिड देखते हैं हम लोग एनर्जी गिविंग फूड में जितने भी सीरियल्स होंगे वो आएंगे वेजिटेबल आप सेकंड इसका लेवल देखिए सबसे ज्यादा कम लास्ट सबसे कम एनर्जी गिविंग फूड आपका हो जाता है ऑयल घी बटर शुगर और बॉडी बिल्डिंग में मीट पोल्ट्री नट्स पल्सेस मिल्क और योगर्ट प्रोटेक्शन फूड में आपका आएगा वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसको और
करिए ना। ठीक है, तो अगर एनर्जी गिविंग फूड की बात करें तो ये अगर आप अधिक मात्रा में ज्यादा लोग घी ले लेते हैं फूड में तो क्या हो सकता है, वो बच्चे के आप समझ हुई है कि ज्यादा घी हम खाए तो फैट होंगे, फैटी हो तो ओबेसिटी आएगा। ओबेसिटी आ सकता है। ओबेसिटी क्या होता है? तो अभी हम अपने समाज में देखें, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा डिजीज है, प्रॉब्लम है, सॉर्ट आउट करना होगा। सर देखिए, यहाँ पे जो ये फूड पिरामिड दिखाया जा रहा है, अभी सर ने पूछा आप लोगों से कि आप कुछ बताएं कि एनर्जी गिविंग फूड क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम ना अपने लेवल पे मत देखें, हो सके तो इसे आप नोट कर लें, ये बड़ी काम की चीज है। ये हमें बच्चे को सजेस्ट करना है। बच्चा तुम देखो, ये सब अगर फूड ले रहे हो तो ये एनर्जी गिविंग फूड है, और कब कब किन किन चीजों की जरूरत है हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं। बच्चा स्वयं बनाएगा सर। फिर मैं कर लूंगा तो फिर मतलब रहेंगे बच्चा स्वयं कैसे बना लेगा। तो ये क्वेश्चन करना ही मतलब सीधी क्वेश्चन नहीं हो जाता कि बच्चा स्वयं कर लेगा। बच्चे को हम बताएंगे कि बेटा देखो ये चीज है, आपके खाने में ये चीज होना चाहिए। उसको ना जब आप बहुत ज्यादा इस तरह से एम्पैथाइज होता है, एम्पैथाइज करेंगे ना कि बच्चा ये चीज होना चाहिए, तो वो अपने घर पे भी जाके जिद करेगा। एम्फेसाइज उसको बताइए कि आप इस तरह के फूड का डिमांड अपने घर पे करें। बच्चे आज के डेट में क्या होता है, मुझे वो कुरकुरे खाना है, मुझे चिप्स खाना है, मुझे चाउमीन खाना है, तो हम उसे ना अवेयर नहीं करा रहे। अगर हमें कभी मौका मिले तो हम उनके पेरेंट्स के साथ, लेकिन जो भी हो हमारे यहाँ नहीं करता, लेकिन सर बहुत जगह इस तरह के कल्चर हैं, डाइटिशियन बैठे हुए हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 2005 में मेरे साथ ये हुआ। मैं ना एक जगह इंटेंसिव कर रहा, नया मैं इंटेंसिव करने के लिए उनके यहाँ ज्वाइन हुआ। दिल्ली की घटना है, वो ना पूरा मतलब नेटवर्किंग सिखाते थे, तो मैं 5 बजे सुबह में उनके यहाँ जाता था नेटवर्किंग सीखने के लिए। तो करीब 8 बजे के करीब ना उनकी वाइफ आई, उनको पता चला कि एक नया लड़का ज्वाइन किया है, तो वो आई और वो मतलब इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन मतलब सिर्फ इतना कि तुम प्रशांत हो और तुम नए इंटर्नशिप हो ना। मैंने कहा जी। और जब सर आए 11 बजे तो मैंने कहा सर आज आपकी बेटी आई थी, तो वो सरप्राइज हो गए, बोले क्या? मैंने कहा हाँ सर आज आपकी बेटी आई हुई थी मॉर्निंग में और वो देख के गई है। बोले प्रशांत क्या बात कर रहे हो, मेरी बेटी? मैंने कहा हाँ सर आपकी बेटी आई हुई थी। और सर का एज ना 45 से अबव होगा, बिहार के ही थे वो। बोले नहीं यार मेरी बेटी, मेरा 5 साल का बेटा ही है। मैंने कहा सर वो कौन थी तब? तो फिर ना वो घर पे कॉल की और अपनी मिसेस को बुलाया, बोले ये ना तुमको मेरी बेटी बना। वो पता चला कि वो डाइटिशियन थी। और सोचिए मतलब हम कंफ्यूज थे कि ये बेटी है कि उनकी वाइफ। सर डाइटिशियन थी तो ऑब्वियसली मतलब डाइट और योगा तो जुड़ा ही होगा उनके। तो हम ना ये बच्चों को बताएं, प्लीज इस चीज के बारे में बताएं। आप देखते होंगे कई लोगों ने, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम समय से पहले बूढ़े होते जा रहे हैं, समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, आप चले जाएं नॉर्थ ईस्ट, कभी जिसको हम लोग चिंकी कहते हैं, चिंकी वर्ड सुने? टीजिंग वर्ड टीच किया जाता है, कहना नहीं चाहिए ऐसा वर्ड। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे उनके एज को देखकर। आपको पता नहीं चलेगा कि ये इसका एज इतना है। बच्चा सा दिखने में लगेगा 10th क्लास का बच्चा है, और एज पूछेंगे तो बताएगा मेरा 25 साल हो रहा है, मेरा 29 साल हो रहा है। क्यों? फिजिकली
वो लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आप कभी नॉर्थ ईस्ट का कोई वीडियो उठा के देखिएगा, लड़कियां पीछे घास का पूरा बंडल डाल के और पहाड़ी पे मोटरसाइकिल चलाती हैं, इतनी मेहनत करती हैं। पानी लाने के लिए पूरे पहाड़ से नीचे उतर करके आती हैं, पानी पीछे भरती हैं और फिर लेकर के ऊपर जाती है, इतना मेहनत करती हैं। अगर आपका न्यूट्रिशन सही हो, आपका डाइट सही हो, तो बच्चे को बताइए ना बेटा तुम्हारा डाइट सही रहेगा, न्यूट्रिशन सही रहेगा, तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही चार्मिंग रहेगी। बच्चे को हम ना अगर ऐसे डायरेक्ट बता देंगे ना, अरे देखो ये है एनर्जी गिविंग फूड, इसको तुम खाओगे शरीर तुम्हारा तंदुरुस्त रहेगा, बच्चा नहीं समझेगा। उसे कहानी बना के सुनाइए ना, उसे किसी से रिलेट करके बताइए, बच्चा को लगेगा नहीं मुझे भी ऐसा चीज करना चाहिए। कुछ प्रोटेक्शन फूड भी जरूरी है, प्रोटेक्टिव फूड भी हमारे शरीर में होना जाना चाहिए। हम सिर्फ आलू ही खा रहे हैं, आलू ही खा रहे हैं, आलू ही खा रहे हैं तो चालू बन जाएंगे। बॉडी बिल्डिंग फूड भी है, हमें यहाँ पे भी बच्चे को मदद करना चाहिए। और ये डाइट प्लान है, हम देख ले रहे हैं किसको किसकी जरूरत है। अगर किसी को एनर्जी गिविंग फूड की जरूरत है तो हमें उसे वो सजेस्ट करना है। अगर किसी को लगता है कि नहीं बहुत मतलब हमेशा जो है ना ये बीमार ही रहता है, तो हम उसे वो भी सजेस्ट करेंगे कि तुम जो है ना इस तरह के फूड्स लेना शुरू करो। कोई बच्चे को देख रहे हैं स्पोर्ट्स में है, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में कर रहा है, तो उसे हम सजेस्ट करेंगे कि तुम बॉडी बिल्डिंग फूड भी लेना शुरू करो। फिर एनर्जी गिविंग फूड भी है, हम एनर्जी गिविंग फूड्स के लिए भी बच्चे को सजेस्ट करेंगे। Maintaining the protocol is preventing the illness and infection from the bacteria and virus. तो हम लोग को चाहिए पर्सनल हाइजीन जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो रखना पड़ेगा। अब बात करें हम लोग बैक्टीरिया वायरस को जान लेंगे। सिंपल एक्टिविटीज कैन बी डन, मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, वॉशिंग हैंड। बस हम लोग एक अपना हैबिट में चेंज लाना होगा। हम लोग मार्केट से जाते हैं, देखिए भाई अंगूर क्या है उसको थोड़े टप से मुंह में, ठीक है। एक अगर सेब वगैरह है विदाउट वॉश किए हम लोग क्या करते हैं खा लेते हैं। वॉश बिफोर और आफ्टर। अच्छा हम लोग बैक्टीरिया और वायरस में क्या यार बताएंगे। जीवाणु और विषाणु होता है। अच्छा सर मैं मतलब पूछता हूँ, बच्चा अगर पूछेगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, अब देखिए बेटा जीवाणु और विषाणु। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा बैक्टीरिया एंड वायरस, जीवाणु जो जीवित है, विषाणु जो मरा हुआ है। हम सर यहाँ पे बस मैंने बताया ना सर, हमारे दिमाग में पहली चीज हम ये बिठा लें कि हम टीचर हैं और हम बच्चे के नॉलेज को एनहेंस करने के लिए हैं। क्या हम सिर्फ इतना ही बोल के रह जाएंगे कि ये जीवाणु और विषाणु? इसका असर हम बता सकते हैं। बैक्टीरिया जो जैसा जीवाणु रहित जो बीमारी फैलती है उसको छूने से होता है, टच करने से। और वायरस जो होती है वो बिना विदाउट छुए हुए जैसे हम छींकते हैं, ठीक है, बिना आसपास किए भी हो सकता है। एचआईवी जो है क्या वायरस है? वायरस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचआईवी एंड एड्स? सर हम बता सकते हैं सर। आपको बायोलॉजी वाली आप बताइए। अबे बता सर सोशल साइंस वाले। हाँ सर प्लीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचआईवी एंड एड्स? AIDS is a disease and HIV is a virus. AIDS is the And AIDS is caused by HIV virus. HIV. HIV is the virus, AIDS is the syndrome. Syndrome. Yes. AIDS is the syndrome. क्या एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो वायरस सिंड्रोम? नहीं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब बायोलॉजी वाली। सर वायरस जो होता है वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आने के बाद फैलता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, होस्ट चाहिए। जब तक उसको होस्ट नहीं मिलेगा वो डेवलप नहीं करेगा, वो अपना ग्रोथिंग या अपना जनरेशन को आगे नहीं डेवलप कर सकता है।
हाँ बिल्कुल होस्ट से ही बनाएगा। इसलिए जो डिफरेंट टाइप के वायरस जो होते हैं डिफरेंट टाइप की बॉडी में वर्क कर सकते हैं, जो उसके लिए होस्ट का काम करेंगे। और दूसरी बात होती है जो HIV ये आपका वायरस जो भी है वायरल इन्फेक्टेड जो डिजीज है, जो इसके लिए वायरल एक रखा गया, उसका वायरल डिजीज नाम रखा गया क्योंकि वायरल कुछ क्या होता है, ट्रस्ट नहीं होता और जो बहुत तेजी से फैल जाए उसको वायरल कहते हैं। तो वो क्या होता है, जैसा कि होस्ट की बॉडी में जाता है तो वो लिविंग की तरह काम करने लगता है। हाँ मल्टीपल प्रोसेस से वो काम करने लगता है, ठीक है, अपना जनरेशन बढ़ाने लगता है, जिसके कारण इंसान बीमार हो जाते हैं। HIV वायरस जो होता है वो आपकी इम्यून सिस्टम को लिम्फोसाइट को डैमेज कर देता है। आपका जितना भी बीमारी जो भी कंट्रोल होता है वो कोई मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है, वो एक मैसेज का काम करता है बॉडी में। जो भी मेडिसिन लेते हैं वो आपकी बॉडी में एक मैसेज का काम करता है जो केमिकल्स के सिक्रेशन को आगे बढ़ाता है। नहीं तो सेम डिजीज सबको होता है और सेम मेडिसिन चलता है, लेकिन कोई बच जाता है कोई मर जाता है, वो उसका इम्यून सिस्टम कहलाता है। तो इम्यून सिस्टम किसी का अगर अच्छा होगा तो उससे डिजीज से लड़ने की पावर ज्यादा होगी। जैसे कोरोना वायरस ही आया उसमें बहुत सारे बीमार पड़े लेकिन इन्फेक्टेड सब हुआ होगा, बट यही हुआ कोई मर गया क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो था वो वीक था, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाया। उसके अंदर जो इंटरफेरॉन प्रोटीन बनता है डिजीज से लड़ने के लिए वो कम सीक्रेशन हुआ, जिसके कारण कि वो मर गया, वो बीमार पड़ गया। लेकिन ऐसा है कि जो वायरस फैलता है तो वो आपके एयर में होता है क्योंकि वो काफी लाइट वेट है, वो सबके बॉडी में गया, बट जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसके अंदर इंटरफेरॉन प्रोटीन ज्यादा बनने के कारण क्या हुआ, वो बीमार तो पड़ा लेकिन पूरी तरह से उसको डैमेज नहीं कर पाया उसके इम्यून सिस्टम को। तो और क्या होता है कि वायरस जो जन्म होता है वो खास करके सेक्सुअल रिलेशन से बनता है, या जिसको ये प्रॉब्लम होती है उनके किसी चीज को यूज करने से होता है, क्योंकि उस वायरस के लिए इलाज बीमारी कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि वो हमारे इम्यून सेल को ही डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे हम किसी चीज से लड़ सकते हैं वो उसको डैमेज कर देता है। क्या एड्स एक छुआछूत की बीमारी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। इस पर एक फिल्म भी सर बनाई गई है कि एड्स अगर किसी को है तो आप उसको गलत नजर से ना देखें। या माय ब्रदर निखिल, फिल्म का नाम है माय ब्रदर निखिल। हाँ वो फिल्म का नाम ठीक है। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं एक सब हेल्दी रहने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। He was after playing, going to the toilets, brushed it at the least twice a day, rinse mouth after every meal, clip fingernails when long, have a bath daily, avoid the biting nails, singing, change the owner, garments daily, wear footwear, cough and sneezing into your elbow. बस करना क्या है, बच्चे को हमें ये समझा देना है क्योंकि छोटे बच्चे अवेयर नहीं होते ना, और हम यहाँ पे ज्यादातर बात छोटे बच्चों की ही कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे को हमें क्या क्या करवा देना है कि बेटा सबसे पहले देखो तुमको जो है ना दिन में 2 बार तो ब्रश करनी है, ब्रश 2 बार करो, उसको उसका बेनिफिट समझाइए। 2 बार ब्रश करने से क्या होता है, एक बार तुम सुबह ब्रश कर रहे हो, एक बार रात में खाना खाने के बाद ब्रश कर लो, उसके बाद जब भी तुम खाना वगैरह करते हो तो कुल्ला जरूर किया करो, मुंह में पानी लेकर के जो करते हैं ना वो रेनिफ करना वो भी किया करो। अपने नेल्स को कट करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जर्म्स के अंदर रहते हैं, तो उसे आप साफ करो। अगर आप बड़े नाखून है आपके, उसमें गंदगी है, आप खाना खाओगे वो उसमें घुलेगा, उसमें मिल जाएगा, उससे आप बीमार हो सकते हो। इसलिए आपको अपने नेल्स भी, इसलिए हमारे स्कूल में मींस हर एक स्कूल में एक सिस्टम है कि सैटरडे को टीचर को जो है बच्चों का नेल्स देखना है, ये सब है। नहाना भी जरूरी है ना, प्रॉपर जो हाइजीनिक बात जिसको कहते हैं कि आप नहाइए, उसको समझाइए कि आप अपने पेरेंट्स को कहिए कि हफ्ता में 1 बार हो सके तो डिटॉल से नहाना है, पानी में डिटॉल डाल देना है। उसको हमें इस बात सीधी सी करें ना तो हम यहाँ पे पूरी तरह से नर्चर की बात करें, उसे एक अच्छा नागरिक, अच्छा हाइजीनिक फूड, अच्छी हैबिट्स ये सारी लगानी है। अवॉइड बीटिंग नेल्स, नाखून काटना, नाखून से नोचना, ये सब
नाखून से आप देखेंगे बेंच पे बैठ के ना ऐसे ऐसे कर रहा है, दीवार नोच रहा है ना। अंडरगारमेंट्स हैं, उसे आप बदलते रहिए। फुटवेयर व्हेन गोइंग आउट, आप बाहर निकल रहा है बच्चा, हम देखते हैं हमारे यहाँ बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं ना, हम लोग देखते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं बिना चप्पल जूते के ही बाहर निकल गए, लास्ट में क्या करते हैं ना कि देखते हैं अब ये ऐसे नहीं मान रहा तो सॉक्स पहना लेते हैं। ये भी अच्छी हैबिट है, एटलीस्ट वो खुले पैर ना निकले बाहर। प्रॉपर स्नीज इनटू योर एल्बो, ये एक अच्छी आदत। हम लोग ज्यादातर क्या सिखाते हैं कि आपको जब अगर ऐसा कोई खांसी या सर्दी आप छींक रहे हैं तो क्या यूज करें। हमारे चैप्टर में, हमारे बुक्स में होता है, बच्चों की बुक्स में, व्हेन यू स्नीज यूज हैंडकरचिफ, है ना, ये सिखाते हैं। लेकिन ये तरीका सब जगह नहीं है, तो आप उसे सिखाइए कि अगर आप के साथ ऐसा हो रहा है, आपको खांसी आ रही है या फिर आपको अगर इस तरह से छींक आ रहा है तो आप या तो यहां कर ले या फिर इस तरह से कर ले, क्योंकि हर एक जगह सर हम आप देखिए ना कितने लोग रुमाल कैरी करते हैं, तो बच्चा है तो बच्चे को थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, वहां से भी निकल के उसको बताइए कि आप ये भी तरीका अपना सकते हैं। 7 C's, ये 7 C's है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ये सबके लिए सबको काम आता है। 7 चेक, क्लीन, कवर, क्रॉस कंटिन्यू, कुक, कूल, कंज्यूम। क्या क्या करना है? चेक। सबसे पहले तो फूड को आप चेक करें। आपको मैं बताता हूं सर, एक बहुत बड़ा रिटेल फूड चेन है इंडिया में, बता सकते हैं? रिटेल फूड चेन किशोर बियानी का है और उसका नाम है बिग बाजार। किशोर बियानी अपने आप में बहुत बड़े शख्सियत है, उन्हीं का आता है पैंटालून। पैंटालून का कपड़ा जो लोग पहनते हैं ना, पहले पतलून के नाम से था, पैंटालून आया। बिग एप्पल उन्हीं का था, अभी बिग बाजार उनका बहुत बड़ा फूड चेन है, बहुत बड़ी, मतलब आप देखेंगे बड़ा बड़ा मॉल खुलता है बिग बाजार का। बिग बाजार में ना जब उनकी शुरुआत हुई थी तो वहां पे उन्होंने वो पर्सनली जब विजिट कर रहे थे, उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने किताब भी लिखी है। तो उन्होंने देखा क्या कि जो इनका ये सेक्शन था जिधर वो वेजिटेबल्स वगैरह रखते थे, वहां उन्होंने देखा क्या कि जो मतलब फूड का जो जब एक मॉल बनता है ना, तो मॉल में कंडीशन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं। कोई मतलब जो जिसका अलग पार्ट है, जैसे अगर ये वेजिटेबल्स का पार्ट दिख रहा है तो वहां उसे फ्लोर मैनेजर का कि तुम्हारा ये फ्लोर है और तुम अपने फ्लोर को देखोगे। तो उसके फ्लोर मैनेजर ने क्या किया था, सब्जियों को ना रैप करके रखा, और जो जनरल मैनेजर थे तो जो पूरे उस सिस्टम को देखते थे, वो क्या करते थे, लड़के वगैरह जितने भी थे ना, सबको टाई वगैरह लगवा करके एकदम वेल मेंटेन ड्रेस पहना करके रखे हुए। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि सबसे पहला चीज तो इसका ड्रेस कोड चेंज करो, और दूसरा इन सब्जियों को रैप आउट करो। आप बता सकते हैं ऐसा उन्होंने क्यों कहा? सोच के देखिए, ऐसा क्यों कहा कि एक रैप करके मतलब फ्रेश लगे? उनको फ्रेश से क्या मतलब है? तो बिजनेसमैन आदमी। चलिए ज्यादा दिमाग में जोर नहीं करता है, ज्यादा हल्ला काम नहीं करते हैं। पता है उन्होंने क्यों ऐसा करवाया? पहला तो ड्रेस कोड उन्होंने इसलिए चेंज करवाया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फुटफॉल बढ़ना चाहिए, हमारे यहाँ सभी तबके के लोग आएंगे, और ये जो तुम टाई वगैरह लगवा दिए हो, गांव की कोई महिला आएगी और वो देखेगी कि टाई वगैरह लगाए हुए है, समझ में आएगा कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उससे वो जाके पूछेगा। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मॉल में देखिए जो बड़ा टाई वगैरह लगा करके है ना, आप उससे जाके नहीं पूछेंगे कि भैया ये सामान कहाँ पे रखा होगा, उसको आपको क्या लगेगा, अरे ये तो मॉल में इंग्लिश में बोलता है। ये भी एक फैक्टर था। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि हम भारतीय सब्जी को ना ठोक के देखते, नाखून से यूं यूं करके देखते, ताजा है कि नहीं है।
उलट पलट के देखते हैं, वो रैप रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चेक करना बहुत जरूरी होता है। चेक कीजिए, व्हेन बाइंग पैकेट फूड चेक द बेस्ट बिफोर डेट। कितने लोग हम लोगों में से ऐसे हैं जब हम पैक्ड फूड खरीदते हैं तो उसका बेस्ट बिफोर देखते हैं? प्लीज दिल से बताइएगा, दिल से बताइएगा। कितने लोग एक्सपायरी डेट देख के लेते हैं? आपका मोदी के चिप्स खरीदने जाते देखते हैं? अच्छा, किसी ने विष्णु जी के यहाँ से खरीदा है कुछ, कोई चिप्स वगैरह? नहीं सर, विष्णु जी के यहाँ से खरीदते हैं। विष्णु जी के यहाँ से? हम टीचर में से कोई लोग नहीं सर, हम एक दिन मंगवाए थे। चेक किया, चेक किए, ऑलमोस्ट उनके यहाँ जितना भी प्रोडक्ट होता है वो एक्सपायरी डेट पे। सर ये हो गया पर्सनल इशू। ये सर पर्सनल इशू नहीं, रोजरा में आप अधिकतर दुकान पे चले जाएं, ये पार्टिकुलर नेम की बात नहीं है, पर्सनल इशू तो लगाना है ना सर। भाई एग्जांपल दिया होते आप लोग तो ये चीज है, हम लोग कई बार नहीं भी देखते हैं। कई बार खास करके जो पैकेट फूड होता है ना, जैसे चिप्स कुरकुरे ये सब खरीदते हैं ना, कई बार नहीं देखते। बस अच्छा 5 रुपए का तो चीज है लेकिन नहीं देखते, देखना चाहिए, बेस्ट बिफोर देखना चाहिए। नेक्स्ट है clean, wipe all packets, clean bottles before storing food, wash whole fruit, vegetables and other food before cooking or consuming raw। अगर आप किसी भी फूड को जिसे आप रॉ ले रहे हैं, कच्चे तौर पे खा रहे हैं ना, तो उसे हमें साफ करना चाहिए। जैसा सर ने कहा कि हम अंगूर खरीदते हैं और तोड़ के देखते हैं खट्टा है कि मीठा है, तो ये करना चाहिए क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि गांव और शहर में आप कंपेयर करके देखिए, गांव के लोगों का हेल्थ और शहर के लोगों का हेल्थ में आपको बहुत फर्क दिखेगा, क्योंकि शहर में ज्यादातर लोग जो है टॉक्सिक फूड ले रहे हैं। एक आदमी के साथ तो बड़ा ही मजेदार काम हो गया, उनको ना जरूरत थी कद्दू की। मैं पूर्णिया में था, पूर्णिया में मेरे साथ ऐसा हुआ, वहां पे उनको ना कद्दू की जरूरत थी, वो शाम में गए, इतना सा कद्दू खरीद के लाए। उनकी वाइफ तब तक मेरा खाना बना ली, तो बोली कि अब कद्दू अभी बनेगा नहीं, आप इसको फ्रिज में रखिए। सुबह फ्रिज खोल रहे हैं, कद्दू ही खाना बड़ा हुआ। वो कोई इंजेक्शन आता है ना, वो गाय भैंस को जो दिया जाता है ऑक्सीटोसिन, अब सोच के देखिए कितना खतरनाक वो इंजेक्शन है, वो डायरेक्ट हमारे शरीर में आ रहा है, डायरेक्ट हमारे शरीर में आ रहा है। बड़े शहर में जाके देखिए, बड़े शहर में जाके देखिए, बड़े शहरों में आपको आप चले जाइए कानपुर, अभी गाय के घी की कीमत क्या है? 600 रुपए किलो। दो हजार है ना घी की कीमत। मान लेते हैं हम लोग जो ले रहे हैं अभी वो 800 रुपया में देता है, तो कानपुर वगैरह में चले जाएंगे ना, खास करके आपको मैं कानपुर की बात बता रहा हूँ। कानपुर में जाइए, यूपी में ना एक प्रचलन है, आप अगर पराठा खा रहे हैं तो पराठा वाला कहेगा कि भैया देसी घी में बनाओ, ठीक है। आप कुछ बना रहे हैं, हलवा बना, देसी घी में बना रहे हैं, लिखा हुआ मिलेगा देसी घी में बनता है, नहीं शुद्ध नहीं, देसी घी। और देसी घी का मतलब जानते हैं क्या होता है? डालडा। यूपी में देसी घी का मतलब होता है डालडा। और कानपुर में आप चले जाएं, धरल्ले से चलता है देसी घी। और कभी अगर आपको मौका मिल जाए ना, तो आप कानपुर गंगा किनारे चले जाएंगे, गंगा किनारे जाके आप देखेंगे वो जो घी बन रहा होता है फैट से होता है, चर्बी से बनाया होता है, और वहां पे आपको वो घी मिलेगा 200 रुपए। मार्केट में इतना कंपटीशन है, उसके यहाँ 200 है, मेरे यहाँ 195 रुपए। तो जहर ले रहे हैं। तो हमें ये चीज अवेयर कराना है लोगों को, चेक, क्लीन, कवर, फूड को हम लोगों को कवर करना चाहिए। अच्छा, कई बार हम लोग कवर के मतलब में क्या करते हैं कि फूड को ना फ्रिज में रख देते हैं, क्या वो हाइजीनिक हो रहता है? कई बार हम फूड को ना क्या करते हैं, बार बार गर्म करके खाते हैं। ओवन है, डाल दो, गर्म कर लेते हैं।
क्रॉस कल्टीवेशन, सॉरी कुछ और नहीं, कीप रॉ एंड कुक्ड फूड अपार्ट। ये क्रॉस कल्टीवेशन जो होता है ना, ये भी कई बार हानिकारक होता है। और ये क्रॉस कल्टीवेशन कहाँ पे होता है? आप मान लीजिए आपने क्या किया, जैसे वो मैंने बताया कि वो कद्दू है, आपने कद्दू उसमें रखा फ्रिज में, उसी में आपने सब्जी भी रखा है, उसी में आपने दूध भी रखा है, तो ये क्रॉस कल्टीवेशन वहीं पे होता है। हमें तो लगता है कि हमने फ्रिज में सब सामान भर दिया, फ्रिज में हमने आज सब्जी खरीद के लाया, भर दिया सब, अरे बहुत बढ़िया ताजा रहेगा फ्रिज के अंदर, लेकिन दोनों को आप देखिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ऐसे चीजों को लाए ना, तो सबसे पहले कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने खूब अपनाया था, लेकिन हमको क्या है ना, हम है कि चलो जरूरत पड़ने पे हम जागने वाले हैं। कोरोना के टाइम पे सब्जी लाते थे, बाहर रखते थे, कच्चा दोनों को अलग सेपरेट रखिए। और अगर आपके पास लगता हो, देखिए कई बार ऐसा होता है, हम बहुत बड़े उसमें से नहीं है कि हमारे पास 800 लीटर का फ्रिज है, एक बड़ा फ्रिज लगाए हुए हैं, कभी लगता है कि नहीं हमारे पास जगह कम है, तो इसीलिए आप देखते होंगे फ्रिज में ना सब्जी रखने के लिए अलग ही बॉक्स दिया जाता है, और आप उस बास्केट में ना पन्नी के साथ बंद कर प्लीज उसे ना, मतलब ये सिखाइए बच्चों को, पेरेंट्स को सिखाइए कि आप उसे पन्नी के साथ, पॉलिथीन के साथ ही रख दें कि क्रॉस कल्टीवेशन जो निकलेगा भी ना, तो वो प्लास्टिक ही उसको ऑब्जॉर्व करके रख लेगा। ये हमें भी सीखना जरूरी है और बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। ये बहुत इस तरह ये क्रॉस कल्टीवेशन वाला सिस्टम तो बहुत ज्यादा होता है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को इसके बारे में। हमें सिर्फ किस चीज की अवेयरनेस है पता है? फ्रिज के बारे में, गरम खाना उसमें नहीं रखना है, गरम खाना नहीं रखना है, इतना ही ये हो गया आपका क्रॉस कंटामिनेशन। तो इसको अवॉइड करना है। देन कुक फूड thoroughly and ensure it is a freshly cooked, especially if there is no refrigerator to store it. तो हमें ये चीज भी है, कुकिंग करना तो बहुत जरूरी है। हम लोगों ने वो अर्ली ह्यूमन वाला पढ़ा हुआ, अर्ली मैन, मुझे ना मेरे टीचर थे, बड़े अच्छे से उसको समझाए थे कि कैसे आदमी जो है ना पका हुआ खाना शुरू किया। बड़ा अच्छा से मतलब बताया क्या, जो पहले के लोग होते थे ना वो कच्चा मांस खाते। तो कच्चा मांस मतलब क्या, सब लोग आए, हंट किया, हंट करने के बाद सब लोगों को मिल गया, उसी बीच में वो आग वाग जलाना भी वो लोग सीख गए थे। आग जलाने के बाद भी वो लोग कच्चा मांस खा रहे थे। एक दिन क्या हुआ ना कि कच्चा मांस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो काटा जा रहा था, उसमें से एक टुकड़ा जो है ना जाके आग में गिर गया। आग में गिर गया तो जिससे गिरा उसको बोला गया कि तुमको नहीं मिलेगा, तुमने गिरा दिया तुमको नहीं मिलेगा। अब सब लोग खाने लगे, उस आदमी को भूख लगी, उसने कहा कि चलो इसी में से जो है उसी को खाते हैं। और जब उसने खाना शुरू किया तो उसका एक्सप्रेशन ही चेंज था, वो बड़े मजे से खा रहा था। सब लोगों ने बोला ये क्या है, उसमें गिरे हुए चीज को ये इतने मजे से खा रहा है। तो उन लोगों ने भी जब टेस्ट करके देखा तो उन लोगों को भी अच्छा लगा। तो कुकिंग होना, प्रॉपर कुकिंग होना तो बहुत जरूरी है, खास करके जब हम लोग मीट वगैरह बना रहे हैं उसको प्रॉपर कुक करना भी जरूरी है। कूल एंड चिल फ्रेश मीट, उसके बाद है पोल्ट्री, रेफ्रिजरेटर, एग्स एंड अदर प्रिजर्वेटिव्स एज सून एज यू गेट द होम फ्रॉम द मार्केट। जो आप मार्केट से घर लाते हैं और जिसका प्रिजर्वेशन जरूरी है ना, ऐसे चीजों को आप ठंडा रखिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक गर्म नहीं पीना चाहिए, उसको चिल्ड करके रखिए। बहुत सारे ऐसे फूड्स आते हैं जिसको चिलिंग की भी जरूरत होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, हम अंडे को कितने दिन तक बचा के रख सकते हैं? मान लीजिए हम अंडा खरीद के लाते हैं, अंडे को कितने दिन तक घर पे सुरक्षित रख सकते हैं? हमें तो लगता है दुकानदार अंडा खरीद के लाता है तो बेचते रहता है।
कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि अंडा आपके घर में रखा हुआ है, 1 सप्ताह के बाद भी आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो खाने लायक है? बहुत से बहुत हो गया अगर 6 दिन का लें, 6 दिन में आप उसे यूज कर लें। और उससे ना बचाने का तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है अंडा को अगर बचाना चाहते हैं। अच्छा, कई बार हम लोग अंडा उबालते हैं, अंडा उबाले होंगे ना, सब लोग अंडा उबाले होंगे, अंडा फूट जाता है, फूट जाता है ना, उसका सब निकल जाता है बाहर। इससे बचने का तरीका? नमक डाल देंगे बाद में, फिर भी सब हो जाता है। पता कैसे चलेगा कि सड़ा हुआ है? अंडा को सर पानी में डाल देंगे, जो अंडा तैरेगा वो बढ़िया रहेगा, जो खराब होगा तो जाएगा। जो फूट जाएगा वो फूट जाता है, खराब है। हाँ वही। अच्छा, अंडा तैरता हुआ है तो मतलब बढ़िया है, और जो पानी में डूब गया वो खराब। नहीं, हमको भी लग रहा है, हमको भी ऐसा लग रहा है अंडा उल्टा बोला गया क्या? उल्टा बोलती है, जो बैठ जाएगा वो उल्टा बोलती है। अच्छा, फिर भी ना कई बार ऐसा होता है, कि फिर भी अंडा टूट जाता है। तो आज करके देखिए, पानी जो गर्म हो जाए अंडे को डाल दीजिए, आधी का एक टुकड़ा गिरा दीजिए, आज करके देखिए, आधी का एक टुकड़ा आज करके देखिए। सीखने के लिए मिला है ना। सर कह रहे थे कि उसको वो फिल अप कर दीजिए, मार्केट में ऐसा मिलता है, वो फिल आता है, फिल अप कर दीजिए, अंडे को रखिए उसका सब, तो वो नहीं होता है। एक ये हमारा ये घरेलू नुस्खा है। उसके बाद है कंज्यूम करना, उसके बाद आप इतने 7 C's के बाद जो है लास्ट में आता है कंज्यूम, उसके बाद ही आप खाइए, वो हाइजीनिक भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा। अदरवाइज हम पूरा का पूरा टॉक्सिक फूड खा रहे हैं। आप देखेंगे शहरों में लड़कियों में आपको बहुत जल्दी फिजिकली जो है ना ग्रोथ दिखने को मिलेगा, चेंजेस दिखने को मिलेगा गांव के अपेक्षा, क्योंकि गांव में ना वो अभी भी हाइजीनिक फूड लेते हैं और शहरों में ऐसा नहीं। हम लोग दूध लेते हैं ना, दूध पैकेट वाला दूध लेते हैं सब लोग, उस पे कुछ लिखा हुआ रहता है SNF, सैचुरेटेड। आप ना कभी एक बार एक काम कीजिएगा, कोई भी कंपनी का दूध उठा लीजिएगा और उसके पैकेट को एक बार ब्रीफली गूगल पे सर्च करके देखिए। आप जब सर्च करके देखेंगे ना तो SNF के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप कहेंगे कि हमें पैकेट दूध नहीं लेना चाहिए। अगली बार से आपके मन में यही आएगा कि मुझे अब ये पैकेट दूध, वो भी एक टॉक्सिक चीज है, वो भी एक जहर के साथ है। आगे बढ़ो, एक सेकंड करवा दीजिए। सर बोल रही आइए ना सर, अरे थोड़ा बहुत करना आइए सर, हम नहीं कर पाएंगे। आइए ना सर, अरे कुछ नहीं करना है सर, बस इसे तो पढ़ना है और पढ़ने के बाद हम जो है इसके बारे में हम आप सब लोग इस पे चर्चा करेंगे। देखिए इसके बारे में कितने लोगों के मन में क्या क्या दिख रहा है? इंफेक्शन ये हाइव है जो आपको दिख रहा है। अभी देख रहे होंगे क्या क्या दिख यहाँ पे दिखा रहा है।
इसके बाद आपका हैंड, फिंगर, फेसेस, काउ एनीमिया सभी दाढ़ी है ऑफ एनीमिया ड्यू टू लैक ऑफ आयरन। हाउ डू यू सर क्वेश्चन यही है कि कॉजेस ऑफ एनीमिया क्या है? Deficiency of blood. डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। वेरी गुड सर ये एनीमिया होने के कारण Hemoglobin की कमी है, आयरन की कमी है। हाउ डू यू डिफाइन कि पर्सन हैज एनीमिया? अगर किसी बच्चे में एनीमिया है किसी को, तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज? अगर वो एनीमिया से ग्रसित है तो हम कैसे जानेंगे कि वो एनीमिया से ग्रसित है? एज ए टीचर ये हमारा बनता है ड्यूटी, क्योंकि हमारे पास ये केसेस बहुत सारे होते हैं। सर आप दोनों आदमी बताइए, एनीमिया जब होता है, अभी लोगों ने बताया कि एनीमिया जब होती है तो हम एनीमिया के बच्चों को ऐसे पहचान लेते हैं। आप दोनों आदमी प्लीज बताइए तो क्या क्या बताया? आप दोनों आदमी बताइए क्या क्या बताया ये? चंदन सर, अभी जीवन सर और चंदन सर, अभी मैम कुछ ये मैम लोग बता रही थी, 4-5 टॉपिक बताई कि ये से एनीमिया होता है। आप दोनों आदमी क्या क्या सुने सर बताइए तो थोड़ा सा। ये आप चाहते हैं कि एक जो है ना मतलब ट्रेनिंग का मॉड्यूल ऐसा हो, तो मैं मतलब उस मॉड्यूल में भी जा सकता हूं। मैंने कल के सिस्टम को देख करके अपने आप को बदल लिया। अदरवाइज मैं इतना कैपेबल हूं कि ट्रेनिंग मॉड्यूल को और भी इससे ज्यादा चेंज कर सकता हूं। हम ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं सर, प्लीज उसको पॉज कर लीजिएगा थोड़ा सर।